वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ समाचार में। पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। 18 मई 2022 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। देश के ज्यादातर हिस्से गर्मी की चपेट में है तो असम बाढ़ का सामना कर रहा है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमा पर किसानों ने जिस तरह से धरना दिया था, ठीक वैसे ही पंजाब में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर विरोध जारी है। देश और दुनिया के आज के ताज़ा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज के ताज़ा समाचार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दे। नंबर 1, 4 वजहों के जरिए समझिए वो फव्वारा क्यों नहीं हो सकता। ज्ञानवापी मस्जिद में सवे के तीसरे दिन वजूखाने में जो शिवलिंग मिला, उसके बारे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सहित मुस्लिम पक्ष यह दावा कर रहा है कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। क्या वो वास्तव में फव्वारा है? इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने पुराने समय में मुस्लिम इंजीनियरिंग से बने फव्वारों की जांच की। यही नहीं, चैनल ने पुरानी मस्जिदों के वजूखानों में मौजूद फव्वारों से भी इसकी तुलना की, लेकिन कहीं से भी ये फव्वारे शिवलिंग की तरह नहीं दिखते। फव्वारों की बनावट और ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग में बड़ा अंतर है। फव्वारे और शिवलिंग की आकृति में अंतर होता है। एक दफे थोड़ी देर के लिए अगर यह मान भी लें कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, तो भी कई सवाल उठते हैं। इस्लामिक इंजीनियरिंग के बने फव्वारे और ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, दोनों की आकृति में बड़ा अंतर है। मुस्लिम इंजीनियर वाले फव्वारे जिसमें से पानी निकलता है, उसकी बनावट शिवलिंग जैसी नहीं है। कोलकाता की पुरानी एवं प्रसिद्ध नाखुदा मस्जिद में फव्वारा लगा है। अजमेर शरीफ में भी फव्वारा लगा है। इन सभी फव्वारों की आकृतियां अलग हैं और ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली आकृति से अलग है। दिल्ली के जामा मस्जिद का फव्वारा भी किसी ढांचे से ढका हुआ नहीं है। क्यों यह फव्वारा नहीं है? 4 वजह। 1, फव्वारे के आसपास कोई पाइपलाइन नहीं है। फव्वारे के लिए पानी का स्रोत होना चाहिए, लेकिन इसका कुछ आता पता नहीं है कि पानी कहां से आ रहा है। 2, फव्वारा को चलाने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। वजूखाने के पास न तो पानी की टंकी है और न मोटर। 3, फव्वारे की बाउंड्री फव्वारे से छोटी होती है। बाउंड्री बड़ी होगी तो फव्वारा ढक जाएगा। 4, अगर फव्वारा है तो पानी से कुआं भर जाता होगा। सिर्फ पानी भरने के लिए एक कुआं और फव्वारा बनाया था। नए वीडियो में नंदी और शिवलिंग एक सीध में। ज्ञानवापी मस्जिद के सवे से जुड़ा हर खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने सबूतों के साथ दिखाया है। अब ज्ञानवापी मस्जिद का सबसे नया वीडियो सामने आया है, जिसमें नंदी और शिवलिंग एक सीध में दिखे हैं। यानी कि जिस तरफ नंदी का मुंह है, उसी तरफ मस्जिद का वजूखाना भी है। सनातन परंपरा के मुताबिक नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। इस नए वीडियो में वजूखाने पर बाहर से ताला लगा हुआ है। चैनल इस मामले से जुड़ा हर पहलू और तथ्य अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। चैनल पहले तहखाने और उसकी तस्वीरें दिखा चुका है। सवे में वजूखाने को लेकर नया मामला सामने आया है। हार्दिक पटेल ने पार्टी से औपचारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे। अपने इस्तीफे के बारे में उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। हार्दिक पटेल के ट्वीट को अगर देखें तो 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में अपनी भावना को व्यक्त करते हुए इस्तीफे की घोषणा की है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से पार्टी का नाम हटा दिया था। कांग्रेस की जगह हार्दिक ने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता लिखा था। हार्दिक पटेल का ट्वीट, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। कांग्रेस का बयान, गुजरात कांग्रेस ने एक युवा को नेतृत्व करने का मौका दिया था। हार्दिक पटेल ने अमित शाह को जनरल डायर की उपाधि दी थी। बीजेपी निराश है क्योंकि अब असली मुद्दे गुजरात में भी सामने आ रहे हैं। अब उन्हें सत्ता गंवाने का डर सता रहा है, इसलिए वे कांग्रेस को अस्थिर करने के प्रयास करने लगे। भारत कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन यह सच है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है। हार्दिक पटेल ने अपने पत्र में जो कुछ भी लिखा है वह मूल रूप से भाजपा के शब्द हैं। पहले ही दिए थे संकेत। हार्दिक पटेल ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच सोमवार को अपने ट्विटर प्रोफाइल से अपना पदनाम और पार्टी चुनाव चिन्ह हाथ को हटा दिया था। पटेल द्वारा राज्य पार्टी नेतृत्व के कामकाज पर नाराजगी व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद हार्दिक की ऐसी प्रतिक्रिया आई है।
गुजरात में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए पाटीदार समुदाय के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले तेजतर्रार नेता ने ट्विटर पर अपने नए प्रोफाइल में खुद को प्राउड इंडियन पेट्रियट बताया था। नंबर 3, कार्ति चिदम्बरम का करीबी गिरफ्तार, चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने का मामला। चीन नागरिकों को वीजा दिलाने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के एक करीबी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने भास्कररमन से मंगलवार को पूछताछ की, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया। सीबीआई उसे आज कोर्ट में पेश करेगी। इस गिरफ्तारी के बाद कार्ति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कार्ति इस समय लंदन में है। बता दें कि सीबीआई ने मंगलवार को कार्ति के आवास एवं दफ्तर से जुड़े 11 ठिकानों पर छापे मारे। छापे की यह कार्रवाई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अन्य जगहों पर हुई। जांच एजेंसी के छापे के बाद चिदम्बरम और उनके बेटे दोनों ने बयान जारी किया। भास्कररमन पर 50 लाख रुपए लेने का आरोप। सीबीआई का मानना है कि घूसकांड में भास्कररमन ने बड़ी भूमिका निभाई। चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के लिए इसी ने ही 50 लाख रुपए का लेन देन किया था। भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उसे 2018 में भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई का कहना है कि मार्च 2022 में उसने इस मामले की जांच शुरू की। इस जांच के बाद उसने नया मामला दर्ज किया। आरोप है कि उसने वीजा दिलाने के लिए चीनी नागरिकों से 50 लाख रुपए लिए और शेल कंपनियों के जरिए इस रकम को कार्ति तक पहुंचाया। 2011 का है यह केस। पंजाब में एक बिजली कंपनी में काम करने वाले 250 चीनी नागरिकों को गृह मंत्रालय की तरफ से वीजा जारी किया गया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। यह केस 2011 का है। चीनी नागरिकों को वीजा 1 महीने के भीतर जारी किया गया, जो कि तय सीमा से अधिक था। सीबीआई ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि चेन्नई में एक व्यक्ति और बिजली कंपनी के अधिकारी के बीच मुलाकात के बाद वीजा के लिए आवेदन दिए गए। नंबर 4, बेहद महंगा होने के बावजूद भारत में इन देशों से सस्ता मिलता है पेट्रोल, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा है दाम। लोग महंगाई की चौतरफा मार झेल रहे हैं। भारत में पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल प्राइस कई दिनों से नहीं बदली है, लेकिन तब भी यह काफी ज्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में पेट्रोल हांगकांग, जर्मनी और ब्रिटेन से तो सस्ता है, लेकिन चीन, ब्राजील, जापान, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले काफी महंगा है। क्यों बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम? मालूम हो कि देश में ईंधन के दाम में लगातार हो रही वृद्धि का मुख्य कारण कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में हुई बढ़ोतरी है। इसके साथ ही डॉलर में आई मजबूती से कच्चे तेल का आयात महंगा हुआ है, जिससे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 64 देशों में मिल रहा है भारत से भी महंगा पेट्रोल। दुनिया के 106 देशों के आंकड़ों से पता चला कि भारत में पेट्रोल की कीमत $1.35 प्रति लीटर यानी 105.41 रुपए प्रति लीटर है। इस लिस्ट में भारत 42वें स्थान पर है। यानी 64 देशों में पेट्रोल भारत से महंगा है। किन देशों से सस्ता या महंगा है पेट्रोल? रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पेट्रोल की कीमत ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और दक्षिण कोरिया के बराबर है। वहीं हांगकांग, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, यूनान, फ्रांस, पुर्तगाल और नॉर्वे से कम है। इन देशों में पेट्रोल $2 प्रति लीटर से भी ऊपर है। वहीं भारत में पेट्रोल का दाम वियतनाम, केन्या, यूक्रेन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेनेजुएला से महंगा है। वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत $1.35 प्रति लीटर है। बांग्लादेश में यह $1.05 प्रति लीटर, पाकिस्तान में 77 सेंट प्रति लीटर और श्रीलंका में 67 सेंट प्रति लीटर है। फिलीपीन में पेट्रोल की कीमत भारत के लगभग बराबर है, लेकिन वहां प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले 50% ज्यादा है। इसी तरह केन्या, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय कम है। नंबर 5, यूपी में अब नए मदरसों को सरकारी अनुदान नहीं, योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में अब नए मदरसों को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में इस पर मुहर लगा दी है। बता दें कि इस समय 550 से अधिक मदरसों को अनुदान मिल रहा है। इस फैसले की खास बात यह है कि इसे अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि योगी सरकार ने अखिलेश सरकार की नीति को समाप्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी सरकार के वक्त 146 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला हुआ था। 100 मदरसों को सूची में शामिल भी किया गया, लेकिन बाकी बचे 46 मदरसों में से कुछ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस समय यूपी में 560 मदरसों को अनुदान मिल रहा है। इसके तहत शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों का वेतन और भत्ता शामिल है। यूपी में अनुदान प्राप्त मदरसों की संख्या करीब 560
यूपी में मदरसों में अप्रैल के महीने में राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य किया गया था। अनुदान प्राप्त या गैर अनुदानित मदरसों में शिक्षकों और छात्रों के लिए इसे अनिवार्य किया गया था। इस समय प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या 16,000 से अधिक है, जिसमें 560 को अनुदान मिलता है। 146 नए मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किया गया था, जिसे लेकर कुछ मदरसों ने आपत्ति भी जताई थी। क्या कहते हैं जानकार? सवाल यह है कि इसके राजनीतिक मायने क्या है। जानकारों का कहना है कि इस फैसले के जरिए योगी सरकार पर आरोप लगेगा कि वो सबका साथ सबका विकास का बात तो जरूर करती है, लेकिन जमीन पर फैसले उसके एकदम उलट नजर आते हैं। लेकिन इस केस में अगर देखें तो जिन 146 मदरसों को अनुदान मिलना था, उनमें से ही एक मदरसा संचालक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। नंबर 7, चीनी विमान हादसे के बारे में बड़ी जानकारी, जानबूझकर गिराया गया हो। रिपोर्ट 21 मार्च को दुर्घटनाग्रस्त चीनी पैसेंजर विमान के बारे में कुछ सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान को मार गिराया गया था। उस हादसे में सवार सभी 132 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम क्षणों में जानबूझकर उड़ा दिया गया हो। ब्लैक बॉक्स से डेटा के विश्लेषण के बाद अमेरिकी अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों का हवाला दिया गया है। विमान यूनान प्रांत के कुनमिंग से चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर ग्वांगझू की ओर जा रहा था, जब यह गुआंशी क्षेत्र के वुझोउ शहर के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ ने अज्ञात अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि ब्लैक बॉक्स में दर्ज की गई उड़ान की जानकारी से पता चलता है कि कॉकपिट नियंत्रण के लिए इनपुट किए गए थे, जिससे विमान घातक रूप से गिर गया। बोइंग 737-800 जेट फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइट रडार द्वारा रिकॉर्ड किया गया डेटा 29,000 फीट से 2 मिनट से भी कम समय में जमीन पर गिरा। दुर्घटना से पहले विमान थोड़ी देर के लिए समतल हो गया, लेकिन आग लगने से पहले फिर से गिर गया। कॉकपिट में किसी और शख्स के दाखिल होने की संभावना। WSJ की रिपोर्ट में कहा गया है कि आकलन अभी भी प्रारंभिक है, इससे भी अधिक जानकारी मिल सकती है। 20 अप्रैल को जारी चीन के उड्डयन नियामक की एक प्रारंभिक रिपोर्ट में विमान या कार्गो के साथ कोई समस्या नहीं पाई गई, और यह कि विमान अपने घातक डुबकी तक सामान्य दिखाई दिया। चीनी रिपोर्ट ने दुर्घटना का कारण स्थापित नहीं किया। WSJ ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि इस बात की भी संभावना है कि विमान में कोई और व्यक्ति कॉकपिट में घुस गया हो और जानबूझकर दुर्घटना का कारण बना हो। नंबर 8, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कांस फिल्म फेस्टिवल में बोले जेलेंस्की, हमें नए चार्ली चैपलिन की जरूरत। फ्रांस में मंगलवार को 75वें कांस फिल्म महोत्सव की शुरुआत होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने वीडियो लिंक के जरिए एक आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज कराई। कीव से एक लाइव सैटेलाइट वीडियो पते में वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी आक्रमण के सामने यूक्रेनियन के साथ सिनेमा की दुनिया की एकजुटता के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनका देश अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो इस मुश्किल दिनों से निकल जाएंगे। फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह के दौरान जेलेंस्की ने सिनेमा और वास्तविकता के बीच संबंध के बारे में विस्तार से बात की। फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला की एपोकैलिप्स नाउ और चार्ली चैपलिन की द ग्रेट डिक्टेटर जैसी फिल्मों को यूक्रेन की वर्तमान परिस्थितियों के विपरीत नहीं बताया। हमें एक नए चैपलिन की आवश्यकता है जो प्रदर्शित करेगा कि हमारे समय का सिनेमा चुप नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक स्टैंडिंग ओवेशन आकर्षित किया। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस बात पर जोर देते हुए कि उनका भविष्य सिनेमा पर निर्भर करता है। आज सिनेमा चुप नहीं है। इन शब्दों को याद रखें। जेलेंस्की ने कहा कि लोगों से उन्होंने जो शक्ति ली है, वह लोगों को वापस कर दी जाएगी। कांस फिल्म फेस्टिवल में यूक्रेनी फिल्मों को नियमित तौर पर जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सर्गेई लोज़नित्सा की डॉक्यूमेंट्री द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन सहित प्रमुख यूक्रेनी फिल्म निर्माताओं की कई फिल्में 12 दिवसीय उत्सव के दौरान प्रदर्शित होने वाली हैं। अप्रैल में मारियुपोल में मारे जाने से पहले लिथुआनियाई फिल्म निर्माता मंतस केवेद्रावियस द्वारा शूट किए गए फुटेज को उनकी मंगेतर हन्ना बेलोब्रोवा द्वारा भी दिखाया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन में युद्ध की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया है। पिछले महीने वोलोडिमिर जेलेंस्की ने 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स के दौरान एक वीडियो संदेश दिया था। उन्होंने अपने देश के लिए समर्थन का आग्रह किया और कलाकारों से संगीत के साथ युद्ध द्वारा लाए गए मौन को भरने के लिए कहा। नंबर 9, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की 2 और अर्जी वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टली। वाराणसी में वकीलों की हड़ताल की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई टल गई। कोर्ट जल्द ही सुनवाई की नई तारीख का ऐलान करेगी। दरअसल बुधवार को नए सर्वेक्षण के लिए एक दीवार गिराने और मलबे को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी।
सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट दोनों ने मंगलवार को इस मामले में अहम फैसले लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि इस जगह पर कथित रूप से एक शिवलिंग पाया गया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मस्जिद में नमाज अदा करने के मुसलमानों के अधिकार को प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कोर्ट ने क्षेत्र को सील करने और लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। वाराणसी की कोर्ट ने विवादित परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने वाली टीम को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को अपने कर्तव्यों के प्रति गैर जिम्मेदार व्यवहार के चलते हटा दिया। अजय मिश्रा पर मीडिया में जानकारी लीक करने और सर्वेक्षण के दौरान अपना एक निजी कैमरामैन तैनात करने का आरोप है। क्या है मामला? तालाब से मलबा हटाने की मांग, नंदी के सामने दीवार गिराने का मामला। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय ज्ञानवापी मामले पर अगली सुनवाई के दौरान निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाएगा और पूर्ण न्याय करेगा। ओवैसी ने कहा कि जब वाराणसी की अदालत ने नमाजियों की संख्या 20 तक सीमित करने और शिवलिंग पाए जाने के स्थान की सुरक्षा का आदेश दिया, तो उनकी राय में उस समय गंभीर प्रक्रियात्मक अन्याय हुआ। उन्होंने कहा, उन्होंने नमाजियों को ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर इबादत करने की इजाजत दी है। इससे पहले निचली अदालत के आदेश ने इसे 20 लोगों तक सीमित कर दिया था। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुनवाई की अगली तारीख पर उच्चतम न्यायालय पूर्ण न्याय करेगा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जहां सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां नमाज अदा करने और धार्मिक रस्म निभाने की अनुमति दे दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। छत्तीसगढ़ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया कि PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा विधेयक पूजा के स्थान विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 लाए जाने के बाद पूरा हंगामा हुआ। 2001 से पहले ज्ञानवापी में भगवान शिव की पूजा की जाती थी, लेकिन उस बिल की वजह से नमाज होने लगी। अग्रवाल ने कहा कि आज भी नंदी महाराज मस्जिद के सामने विराजमान है। नंबर 10, ज्ञानवापी का सबसे नया वीडियो में नंदी शिवलिंग एक सीध में दिखे। ज्ञानवापी मस्जिद के सवे से जुड़ा हर खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने सबूतों के साथ दिखाया है। अब ज्ञानवापी मस्जिद का सबसे नया वीडियो सामने आया है, जिसमें नंदी और शिवलिंग एक सीध में दिखे हैं, यानी कि जिस तरफ नंदी का मुंह है उसी तरफ मस्जिद का वजूखाना भी है। सनातन परंपरा के मुताबिक नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। इस नए वीडियो में वजूखाने पर बाहर से ताला लगा हुआ है। चैनल इस मामले से जुड़ा हर पहलू और तथ्य अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। चैनल पहले तहखाने और उसकी तस्वीरें दिखा चुका है। सवे में वजूखाने को लेकर नया मामला सामने आया है। शिवलिंग के नीचे तहखाना होने का दावा। सवे के तीसरे दिन यह कहा गया कि वजूखाने के नीचे ही शिवलिंग है और वहां पर एक दीवार बनी हुई है। कहा जा रहा है कि दीवार को तोड़ने और मलबा हटाने पर शिवलिंग की तस्वीर और स्पष्ट होकर सामने आ सकती है। बता दें कि वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद पर एक नई अर्जी लगाई गई है। कोर्ट आज इस अर्जी पर सुनवाई करने वाला है। इस याचिका में उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित दीवार को हटाने की मांग की गई है। साथ ही शिवलिंग के नीचे तहखाना होने के दावे की जांच करने और मलबा हटाने की मांग की गई है। इस अर्जी पर कोर्ट अपना फैसला देने वाला है। तो ये थे आज के ताज़ा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नए खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।